नमस्कार, आप सभी दर्शकों का अमन की खबरें में स्वागत है। हमारे साथ दीपक उपाध्याय जी हैं, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है और कोई ऐसा नहीं हो जो बसई विरार में न जानता हो। मैं बात करेंगे विधानसभा को लेकर के, क्या माहौल है बसई विरार में, बोईसर विधानसभा में, उनसे कुछ चर्चाएं करेंगे। तो बात करते हैं। दीपक उपाध्याय जी, नमस्कार, आपका चैनल में स्वागत है। नमस्कार अमन की खबरें चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी देख रहे हैं नईम जी की नाला सुपारा, वसई और बोईसर, ये 3 विधानसभा जो कि वसई विरार में आते हैं, काफ़ी चर्चा के विषय हैं और अच्छा मुद्दा है आज के इस विषय का कि क्या कहना है? ऐसा है, कहने के लिए बहुत वरिष्ठ, बहुत जानकार, अनुभवी लोग भी हैं समाज में। पर अगर आप मेरा मत लेना चाहते हैं, तो मेरा मत ऐसा है कि पिछले 35 वर्षों से वसई विरार नाला सोपारा में बहुजन विकास अघाड़ी की सत्ता है और इसमें कोई शक नहीं है कि लहर भी काफ़ी हद तक उन्हीं की है। उनके बड़े पैमाने पे नगर सेवक, उनके जो विधायक हैं, उनका अपने कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा तालमेल और ज़रूरत पड़ने पे लोगों के बीच में उनका आना-जाना। तो उनका ये जो व्यवहार है, ज़ाहिर-सी बात है कि वो अपने इस व्यवहार और अपने समर्पित कार्यकर्ताओं के दम पे हर बार चुन के आते हैं। तो लहर तो उन्हीं की है, इसमें कोई शक नहीं है। लोकसभा चुनाव में भाजपा की लहर थी और उस लहर में भाजपा के सांसद जी चुनकर भी आए, हेमंत सावरा जी, और काफ़ी अच्छे मतों से चुनकर आए। लेकिन विधानसभा चुनाव में कुछ ख़ास ऐसा नहीं देखा जा सकता है। विधानसभा चुनाव में बोईसर विधानसभा से विलास तरे जी की काफ़ी संभावनाएँ हैं, क्योंकि विलास तरे जी इसके पहले बहुजन विकास अघाड़ी में थे और डाउन टू अर्थ नेता हैं। सभी से मिलना-जुलना, बातें करना और सभी के सुख-दुख में खड़े होना। हमने उनके बारे में ऐसा भी सुना है कि आधी रात को भी वो लोगों के कॉल उठाते हैं, सुख-दुख में खड़े रहते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, जनता ऐसे नेता को ही अपना नेता चुनेगी, ऐसे व्यक्ति को ही अपना नेता चुनेगी कि जो उनके सुख-दुख में खड़े रहे। तो बोईसर विधानसभा का जो अनुमान लगाया जा रहा है, उसमें विलास तरे जी की काफ़ी संभावनाएँ हैं। तो क्या कहेंगे, जो नाला सुपारा विधानसभा है, उसमें जो गणित बैठ रहे हैं, जिसमें क्षितिज ठाकुर जी हैं, राजन नाईक जी हैं, धनंजय जी हैं, तो इसमें क्या लगता है इसमें? नहीं, नालासोपारा विधानसभा बहुत चर्चा का विषय चल रहा है इस समय। नालासोपारा विधानसभा में अभी वर्तमान में विधायक क्षितिज ठाकुर जी हैं, 3 बार से कंटिन्यू विधायक हो रहे हैं। 2009 में हुए, 2014 में हुए और 2019 में भी हुए। चौथा है, हैट्रिक तो कर चुके हैं क्षितिज ठाकुर जी। हार एक प्रकार से कह सकते हैं उनकी डायरी में अब तक नहीं थी। पर इस बार राजनीतिक समीकरण बदलेगा। उसके बदलने का बहुत कारण है। अब तक 40,000, 42,000, 43,000 वोटों के ही अंतर से उनका विजय हुआ है। लेकिन इस बार समीकरण बदलेगा। उसका बदलने का कारण है कि नालासोपारा विधानसभा में प्रहार जनशक्ति पक्ष ने जो अपना उम्मीदवार उतारा है, जो कि वसई विरार नगर पालिका के नगर सेवक भी रह चुके हैं, धनंजय गावड़े जी। धनंजय गावड़े जी का अपना एक अलग व्यवहार है, एक अलग उनका आकर्षण है लोगों के प्रति। केस हुए थे बीच में उनके ऊपर, काफ़ी विवादों में भी रहे। वो महाराष्ट्र के इकलौते ऐसे पदाधिकारी रहे, ऐसे समाज सेवक कह सकते हैं, ऐसे निर्वाचित नगर सेवक कह सकते रहे कि जिन्होंने रिश्वत लेते हुए, अगर लोग लेते हुए पकड़े जाते हैं। लेकिन धनंजय गावड़े जी ने एक नगर रचना, एक टाउन प्लानर को रिश्वत देते हुए पकड़वाया। वो रिश्वत देते हुए पकड़ा गया, वाईएस रेड्डी। शर्म की बात ये है कि वाईएस रेड्डी को पुनः वसई-विरार नगर पालिका में स्थान दिया गया और नगर रचना पोस्ट पे ही है। तो वाईएस रेड्डी जैसे आदमी को सत्ता में रहने वाले ला सकते हैं, तो ये ठीक है कि चूँकि वो सत्ता में रह रहे हैं, तो उनको लाना है, उनके अपने काम करवाने के लिए। लेकिन विपक्ष वाले भी उनको सत्ता में लेके आना चाहते थे, पद पे लेके आना चाहते थे। और इसके लिए बाकायदा जब वोटिंग हुई, तो सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष ने भी वोट किया कि नहीं, वाईएस रेड्डी को नगर पालिका में स्थान दिया जाए। इसका धनंजय गावड़े जी ने विरोध किया। ये गलत भी है। एक व्यक्ति, क्या पूरे महाराष्ट्र में कोई दूसरा टाउन प्लानर नहीं है?
एक प्रकार चलिए। से तो ये पढ़े-लिखे लोगों का अपमान हुआ। जो भी हमारे शहर विकास योजना से जुड़े डिपार्टमेंटल लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं महाराष्ट्र में, सैकड़ों की संख्या में, किसी को भी यहाँ पे नियुक्त किया जा सकता था। तो एक करप्ट व्यक्ति को अगर आप नगर पालिका में पुनः स्थान दे रहे हो, आपको आश्चर्य होगा नईम जी, हमारे पास बहुत सारे दस्तावेज हैं और इसका खुलासा धनंजय गावड़े ने भी किया है और सारे समाज सेवकों, आरटीआई एक्टिविस्ट ने किया है कि वाईएस रेड्डी जिस बिल्डिंग को ग्राउंड प्लस 6 का 7 का परमिशन है, उसको साल-साल 2-2 साल बाद 14 महला, 17 महला का परमिशन दे रहे हैं। अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब किसी बिल्डिंग की नींव पड़ रही है और उसको ग्राउंड प्लस 7 के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, उसकी नींव जो मजबूती है, वो ग्राउंड प्लस 7 का वज़न सँभाल सकती है। तो आप उसमें 1-2 महला अगर अमेंडमेंट कर रहे हो स्ट्रक्चर ऑडिट करके, तो समझ में आता है कि चलो ग्राउंड प्लस 7 था, ग्राउंड प्लस 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। अभी हाल-फिलहाल में ऐसी जानकारी मिली कि ग्राउंड प्लस 6 की बिल्डिंग को उन्होंने ग्राउंड प्लस 16 का परमिशन दिया है। साल-साल 2-2 साल बाद जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, पब्लिक रह रही है, उसके बाद उस बिल्डिंग पे डबल से भी ज़्यादा अगर आप परमिशन देते हो तो वो धोखाधड़ी है। और ये परमिशन बहुत बार आरोप लगा है और उस आरोपों में सत्यता भी है। एंटी करप्शन ने रंगे हाथों पकड़ा है कि वो आदमी रिश्वत लेकर ही काम करता है। तो विधानसभा चुनाव को लेके हमारा मुद्दा है तो मुद्दा भटकाना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये जताना चाह रहे हैं आपको कि धनंजय गावड़े इस बार सत्ता का खेल पलट सकते हैं। ये आम जनता भी जान रही है, देख रही है। हम किसी का समर्थन नहीं करते, काम कर रहे हैं, बहुत ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं अपने लोकल जितने कार्यकर्ता आप कह सकते हो, क्षेत्रीय कार्यकर्ता जितने भी हैं, सबसे मिलते हैं। छोटे-छोटे पोस्ट पे काम करने वाले लोग के आते हैं, ये छोटी-छोटी दुकान की भी ओपनिंग हो तो क्षितिज ठाकुर। कोई शक नहीं है कि ज़मीनी स्तर पे, लेकिन अगर विकास के मुद्दे पे आप देखने जाओगे, नाला-सोपारा का विकास, वसई और विरार की अपेक्षा नाला-सोपारा लंबे अरसे से अनाथ रहा है और आज भी अनाथ है। और उसी में बदलाव लाने के लिए इस बार हो सकता है कि क्या लगता है धनंजय जी को जो है आप बहुत करीबी से जानते हैं और जो आप बता सकते हो वो चीज़ कोई और नहीं बता सकता है। नहीं, धनंजय गावड़े जी को मैं बहुत व्यक्तिगत जानता हूँ। लगभग मैं सभी को जानता हूँ। मैंने क्षितिज ठाकुर जी को भी देखा है। क्या है, किसी से आप हमेशा मिलते-जुलते हैं, तो ही आप उसको जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है। हम डोनाल्ड ट्रम्प से कभी नहीं मिले लेकिन उनके बारे में भी जानते हैं। हम जिससे नहीं मिलते हैं उसको नहीं जानते ऐसा नहीं है। तो धनंजय गावड़े जी को भी हम जानते हैं, हमारा उनका व्यक्तिगत बहुत लेना-देना नहीं है। लेकिन उनको देखा है, विकास के मुद्दे पे उनको लड़ते हुए देखा है। धनंजय गावड़े जी हुए, एडवोकेट नेहा सुरेश दुबे जी हुईं। ऐसे बहुत सारे नेता हैं, जो विकास के मुद्दे पे लड़ते हैं। लेकिन अगर यहीं हम नालासोपारा विधानसभा में राजन नाईक जी की बात करें, तो राजन नाईक जी कभी व्यक्तिगत रूप से कभी सत्ता पक्ष के खिलाफ नहीं गए, कभी नहीं गए। कभी खुल के कोई विरोध नहीं हुआ कि नगर पालिका में बहुत ज़्यादा हुआ, तो उनके किसी पदाधिकारी ने अगर कोई मुद्दा उठाया, है, पर व्यक्तिगत कभी किसी मुद्दे को लेके उनको ऐसा बहुत आक्रामक नहीं देखा गया। तो इससे भी साबित होता है कि कहीं न कहीं अंदर से सब मिले-जुले हैं। ऐसा लगता है जैसे 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो करीब 60,000 के लगभग उनको वोट मिले हुए थे। अभी ये 2024 में उनको फिर दोबारा बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए टिकट दिया है, तो उसपे भी क्या कहना है? क्या लगता है ऐसा आने वाले समय में? पार्टी का उनका पार्टी का उनका जो भी अपना फैसला है, उन्होंने कुछ आंकड़ों और कुछ सर्वे के आधार पे दिया होगा उनको। ज़ाहिर-सी बात है कि उनका सर्वे, उनका आंकड़ा, उनकी पार्टी, तो वो जिसको चाहे दे सकते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी में बहुत से उम्मीदवार थे, जो के लायक थे, विधानसभा चुनाव के। ठीक है, राजन नाईक जी वरिष्ठ हैं, राजन नाईक जी को लगभग सभी जानते हैं। सबसे चर्चित चेहरा अगर भारतीय जनता पार्टी में नालासोपारा विधानसभा में देखा जाए, तो राजन नाईक जी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर आपका चर्चित होना, इस बात की गारंटी नहीं है कि आप चुनकर ही आओगे। इस बात की गारंटी नहीं और ख़ासकर तब, जब आप सिर्फ़ कुछ लोगों से घिरे रहो। इस समय बहुत चर्चाओं का माहौल चल रहा है कि राजन नाईक जी सिर्फ़ 2 लोगों से घिरे हैं। राजन नाईक सिर्फ़ अपने ऑफ़िस में हमारी एक विषय पे बात हो रही थी एडवोकेट नेहा सुरेश दुबे जी से। उन्होंने तो खुल के कहा कि
हम तो चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट बीजेपी से चुनकर आए और हम नहीं, हमारा हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी चाहता है। लेकिन खुद उम्मीदवार ये नहीं चाहता। पर बहुत आरोप लग रहे हैं। नेहा दुबे जी ने कहा कि उनका सीधा कहना है कि अ, सिर्फ़ 2-3 कार्यकर्ता उनके जो सहयोगी हैं, इर्द-गिर्द घूमने वाले, वो उन्हीं के दम पे सिर्फ़ चुनाव लड़ रहे हैं। वो बोले सिर्फ़ वो गुलदस्ता लेते हैं, अपने वही 2-3 लोगों की आस-पास रहते हैं, उन्हीं की बातें सुनते हैं। उनको बाकी के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं से कोई लेना-देना देखने में आ रहा है कि बहुत से सारे कार्यकर्ताओं जो हैं उनसे नाराज चल रहे हैं। बहुत से सारे जो हैं किसी अन्य पार्टियों में जाकर के मुलाकात कर रहे हैं। बेशक क्या कहना है? बहुत बहुत सारे कार्यकर्ता नाराज़ हैं। इवन जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उन्होंने तो खुल के अपना विरोध भी ज़ाहिर किया और उनका विरोध इसलिए नहीं है, मैंने काफ़ी तह तक जानकारी ली। उनका कहना है कि उम्मीदवार राजन नाईक है, इस चीज़ का विरोध नहीं है। उम्मीदवार जो भी रहेगा, हमें उसको चुन के लाना है। लेकिन उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए, जिसे खुद की भी इच्छा हो कि मुझे चुन के आना है। लोगों का ये कहना है कि उनको वो ले लिए हैं, लेकिन उनको चुन के नहीं आना है। वो चुन के खुद नहीं आना चाहते। पिछले विधानसभा में तो बहुत बुरा आरोप लगा था उनके ऊपर और आज भी उसको दोहराया जाता है कि चुनाव के 3-4 दिन पहले वो एकदम साइलेंट हो जाते हैं। ना प्रचार, ना प्रसार, ना किसी से मिलना-जुलना। जबकि बहुत मायने रखता है लास्ट के मतदान के 2-3 दिन जो शुरू के रह बहुत जाते बड़ी हैं बात और लास्ट के 2-3 दिन रह जाते हैं, वो बहुत बहुत मायने रखते हैं और उसी समय पे ये शांत हो जाते हैं। तो बहुत सारा कैलकुलेशन मिला के ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बेशक भाजपा ने एक अच्छा उम्मीदवार उतारा है, लेकिन उस उम्मीदवार को चुन के आने की इच्छा उतनी नहीं है, जितनी की होनी चाहिए। इसके विपरीत अगर हम भाजपा के एक दूसरे कैंडिडेट को देखें, स्नेहा दुबे जी को, जो वसई विधानसभा से हैं, उनके अंदर एक ललक है चुन के आने की। क्योंकि उनके पिता जो कि काफ़ी अच्छे समाज सेवक रह चुके थे, विधायक भी रह चुके हैं, विवेक पंडित जी, उनके अंदर है ललक कि हमको चुन के आना है। पर वहाँ पे अ, थोड़ा-सा भाजपा ने ये किया, अगर इनको उतारना था अपना कैंडिडेट तो तैयारी थोड़ी पहले से करनी चाहिए थी। अचानक से वसई वालों को अगर एक नाम दे दिया जाए, स्नेहा दुबे पंडित, क्या होता है कि आप पिता के नाम पे जाने जा रहे हो, आप व्यक्तिगत अपने नाम पे नहीं जाने जा रहे हो। आपको अगर मतदाताओं को लुभाना है, मतदाता आपको सपोर्ट करें, अगर आप ये चाहते हो, तो आपको उनके बीच रहना पड़ेगा, उनके कार्यों को देखना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी अच्छे राजनेता जैसे उनके पति हैं श्री नरेंद्र मोदी, किसी अच्छी राजनेता के घर से आप हो और उनकी वजह से आप कई प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो, कई जगह आना-जाना, तो वो जो प्रोग्राम अटेंड करना है, जहाँ आना-जाना है, वो भी एक सामाजिक लोग हैं, वो आम लोग नहीं हैं। कभी-कभी क्या होता है कि हम अपने इर्द-गिर्द जो हमारा एक माहौल होता है, एक बड़े लोगों का माहौल, कोई बिज़नेसमैन है, कोई बिल्डर है, कोई अच्छा समाज सेवक है, कोई अच्छा राजनीतिक, तो मात्र उन लोगों तक ही जाना, आम जनता के पास जाना जितना नहीं होता। हमें आम जनता से जुड़ना होता है। कई बार ये चीज़ भी चर्चा का विषय हुआ था कि नवीन दुबे जी को नालासोपारा विधानसभा से टिकट मिला। वो भी एक विकल्प थे, क्योंकि नवीन दुबे जी काफ़ी प्रोग्राम अटेंड करने लगे थे बीच में और काफ़ी एक्टिव हो गए थे लोगों के प्रति। वो भी एक विकल्प थे। हालाँकि पार्टी ने अपना विकल्प दूसरा रखा, राजन नाईक जी को यहाँ से दिया। तो उनको ये किया, वो काफ़ी नाराज़ भी थे। उनकी नाराज़गी को भी भुनाने के लिए कहीं न कहीं उनकी पत्नी को वसई विधानसभा से दिया गया है। नाराज़गी तो दूर हो गई कि चलो किसी को मिला, हम मेहनत करेंगे। पर वहाँ पे उनका समीकरण बिगाड़ेंगे विजय पाटिल जी। देखा जाए तो वहाँ पे एक जो सीट जो है हितेन ठाकुर का जो है फिक्स देखा जाता है। लोग कहते हैं कि उनका फिक्स है। लेकिन जो माहौल इस समय विजय पाटिल ने जिस हिसाब से जनता की गर्दी और जो माहौल दिखा, उस पे क्या कहना है? नहीं, विजय पाटिल जी वहाँ पे एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से। और देखो, आरोप तो हर किसी पे लगता है, अच्छा और बुरा। आप राजनीति में हो, तो आप आरोपों से नहीं बच सकते। आरोपों से केसेस से आप नहीं बच सकते। वो समझ लीजिए राजनीति का एक हिस्सा है। तो विजय पाटिल जी काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं और एक जहाँ तक सुनने में आया है, हम तो व्यक्तिगत उनको नहीं जानते, पर एक अनुभव कहता है कि एक अच्छे कांग्रेस के निष्ठावान पदाधिकारी हैं और काफ़ी डेडिकेटेड है उनके लिए लोग वसई विधानसभा में भी। इस बार विजय पाटिल जी अच्छा टफ देंगे हितेन ठाकुर जी को और इसमें जो स्नेहा दुबे जी का
जो मतदाता हैं, वो भविष्य तय करेंगे कि कौन इस बार वसीका का बाजी मारेगा। उम्मीद देखा जाए तो जो एकदम फैक्ट है कि स्नेहा दुबे जी तो थोड़ा मुश्किल है भाजपा का कैंडिडेट वहाँ से आना, क्योंकि हितेंद्र ठाकुर कहा जाए उनके कार्यकर्ताओं के शब्दों में तो नाम ही काफ़ी है, ऐसा उनके कार्यकर्ताओं का। और वो धरातल पे भी देखा जाता है। बहुत बार बहुत आंकड़े आते हैं, बहुत अनुमान लगाए जाते हैं, पर चुनाव के बाद सारे परिणाम बदल जाते हैं और सारी सीट बहुजन विकास आघाड़ी की झोली में जाती है। तो कहीं न कहीं उनके कार्यकर्ता बड़े डेडिकेटेड हैं। अगर विपक्ष को इस बार चुनाव जीत के आना है, तो कार्यकर्ताओं को समर्पित होना ये जो कार्यकर्ता हैं, उनको समर्पित होना पड़ेगा। वो जब तन, मन, धन से लगेंगे, तो ही इस बार परिवर्तन हो सकता है। पर देखा जाए तो बहुत सारी जो पार्टियां हैं तो जैसे शाखा प्रमुख हुआ बहुत सारे कार्यकर्ता हुए कांग्रेस को ले लिया जाए या शिवसेना को ले लिया जाए या और भी बहुत सारे पार्टियां हैं तो काफी इस समय नाराजगी चल रही है। अब लोगों का कहना है कि हमारे जो कैंडिडेट है बोईसर में बैठे हुए हैं हम ऐसे बसई में मिलने नहीं आ रहे हैं, हमसे नाला सुपारा नहीं मिलने आ रहे हैं, तो ये भी लोगों को कहीं ना कहीं नाराजगी जो है लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। इन्हीं सब चीज़ों का बेनिफिट तो मिलता है बहुजन विकास आघाड़ी को। बहुजन विकास आघाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं, वो बहुत कट्टर हैं, उनको तोड़ा नहीं जा सकता। इस बार सिर्फ उत्तर भारतीय मतदाताओं ने बहुजन विकास आघाड़ी को कम वोट दिया था, जो कि फैक्ट है। उनका वोट इस बार मोदी जी को देखते हुए लोकसभा में गया। तो बहुजन विकास आघाड़ी को लोकसभा में हार का सामना करना पड़ा। पर विधानसभा में ऐसा होगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वसई विरार में रहने वाले, चाहे स्थानिक मतदाता हों, चाहे परप्रांतीय मतदाता हों, बड़े पैमाने पे उन्होंने बहुजन विकास आघाड़ी की शरण में रह के ही धंधा, काम, बिज़नेस, व्यापार किया और वो उससे आगे भी बढ़े हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छे-अच्छे लोग जो अपने आप को आज बिल्डर कहें या कुछ भी कहें, उन्होंने शुरुआत कैसे किया और आज वो कहाँ तक हैं, उसके पीछे सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी है। भले बहुजन विकास आघाड़ी ने अप्रत्यक्ष रूप से उनको समर्थन दिया, उनके इल्लीगल कामों को समर्थन दिया। लेकिन आज अगर वो हैं, जिस पोस्ट पे, जिस जगह पहुँचे, जिस ओहदे पे हैं, तो उसका कारण कहीं न कहीं सत्ता पक्ष है। तो बहुजन विकास आघाड़ी को वोट मिलेगा, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि ये मतभेद है आपस में, शिवसेना और भाजपा में है। शिवसेना, भाजपा, कांग्रेस इसमें मतभेद है, कोई शक नहीं, क्योंकि इसमें देखो बहुजन विकास आघाड़ी में ना लोगों ने अपना एक नेता चुन के रखा है। हमारे नेता हितेन ठाकुर जी हैं, हमारे नेता प्रवीणा ताई ठाकुर जी हैं, राजीव जी पाटिल हैं। हमारे एक फिक्स नेता हैं और ये हमारे मार्गदर्शक हैं, ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। ये जिसको बोलेंगे, हम उसको वोट देंगे। ये एक समय पे भारतीय जनता पार्टी में भी रहा था और आज भी बड़े पैमाने पे लोकसभा चुनाव में आप देखो तो लोकसभा चुनाव में आज भी लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे मोदी साहब जो कहेंगे, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व कहेगा हम उसको देंगे। उसमें कुछ ये नहीं है। लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा कुछ नहीं। विधानसभा चुनाव में एक पार्टी की तरफ से 10-10 इच्छुक उम्मीदवार हैं। इच्छुक होना बुरी बात नहीं है, पर इच्छुक होने के बाद आपको नहीं दिया गया कैंडिडेट, आपको नहीं बनाया गया कैंडिडेट, तो आप जो नाराज़ होते हो, वो नाराज़गी का असर सीधा चुनाव पे पड़ता है और इस बार पड़ेगा 100%। भाजपा पे भी पड़ेगा। भाजपा से बहुत भाजपा में नालासोपारा विधानसभा में खासकर इतना बड़ा अंतर्कलह चल रहा है कि कल्पना के बाहर, ज़मीनी स्तर पे। भाजपा का नालासोपारा विधानसभा से जीतना तो मुझे नहीं लगता, वो तो असंभव जैसा है। हाँ, भाजपा से इस समय कड़ी टक्कर आप देखने जाओगे तो धनंजय गावड़े जी। क्यों? क्योंकि धनंजय गावड़े जी के भी जो समर्थक हैं वो कट्टर हैं। वो कट्टर हैं, वो खुल के आ रहे हैं, वो खुल के सामने आ रहे हैं और बहुत सारे अदर पार्टी से आके आ रहे हैं। बहुजन विकास आघाड़ी से कई लोग उनको मिलते हुए देखे गए, सेना से देखे गए और कांग्रेस के भी कई लोग देखे गए, भाजपा से कई लोग देखे गए। वो खुद कितने भाजपा के पदाधिकारी फॉलो करते हैं। तो उनके साथ जो है पार्टी को ना लेकर के उनका एक साथ और दोस्ती यारी और एक उनका माहौल देख करके जो पर्चा दाखिला कर रहे थे जो माहौल बना हुआ था तो नाला सुपारा से वेस्ट तक भरा हुआ था और वहां पे कितनी गाड़ियां और कितनी उनकी गर्दिश रैलियां में थे तो लोग ऐसे ही देख करके बौखलाहट हो गई कि क्या है धनंजय का। कैसा है, जो शक्ति प्रदर्शन होता है नामांकन के समय, सबने किया। एक कोई भी कर सकता है, शक शक नहीं। तो होता क्या है कभी-कभी
कि जो कैंडिडेट हैं, वो जब नामांकन करने जाते हैं तो वो अपनी ताकत दिखाते हैं। उस समय जितने लोग वहाँ भीड़ आती है, ज़रूरी नहीं कि वो सब मतदाता हों। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पे आने वाले लोग मतदाता ही ज़रूरी नहीं है। वहाँ तो कई लोग इसलिए भी जाते हैं कि हमारा नेता खुश हो के हम भी आए थे और हमने इतनी भीड़ लाया। कई बार अपने नेता को, अपने कैंडिडेट को लुभाने के लिए उनके जो कार्यकर्ता है ना, वो गाड़ियाँ भर-भर के लेके आते हैं। हमने इतने लाए। वो वहाँ वो मतदाता का विषय नहीं है। असली में अब राज ठाकरे जी को ले लीजिए। राज ठाकरे जी का जब सभा लगता है, तो आप देखिए उसमें भीड़, लाखों की भीड़ रहती है। वो लुभाना होता है। मनसे का एक जिला अध्यक्ष, मनसे का एक पदाधिकारी, मनसे का वो लोग गाड़ियाँ भर-भर के लेके जाते हैं। सभा है साहब का, सुनना है। तो बड़े पैमाने पे लोग आते हैं। और वैसे भी राज ठाकरे जी एक अच्छा प्रवक्ता हैं, महाराष्ट्र के हितैषी हैं। उनके हर स्टेटमेंट में महाराष्ट्र का हित कैसे हो, भला कैसे हो, यहाँ का प्रशासन में सुधार कैसा हो, वो बेबाकी से रखते हैं, तो लोग उनको पसंद करते हैं। पर हम किसी के यहाँ नामांकन में गए, किसी की रैली में गए, विषय अलग है, पर मतदाता भी उतने होंगे, ऐसा गारंटी नहीं है। तो धनंजय गावड़े जी के यहाँ जो गए थे, वो उतने मतदाता भी होंगे इतना ज़रूरी नहीं। पर ये इसमें बात देखो क्या होता है, कई बार साइलेंट मतदाता होते हैं। वो होते हैं किसी और पार्टी के दिखते हैं किसी और पार्टी में, हो जाते हैं किसी और, ऐसा भी हो जाता है। तो ये साइलेंट मतदाता गेम करते हैं। जो ऐन टाइम पे चुनाव का जो बदलता है ना, वो साइलेंट मतदाता करते हैं, कि जो कहीं पार्टी-वार्टी में नहीं जाते, नामांकन में नहीं जाते, रैली प्रचार में नहीं जाते और धीरे से जाके अपना बटन दबा देते हैं अपने पसंदीदा उम्मीदवार को। तो यहाँ पे जो गेम होगा, ये वो करेगा जो दिल से कनेक्टेड है, जो दिल से कनेक्ट है लोगों से, जनता से उसके साथ जनता इस बार रहेगी। बसई बिरार के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए चुनाव है, आते-जाते रहते हैं और अनुमान लोगों के अलग-अलग रहते हैं। नेशनल टेलीविज़न पे भी लोग आँकड़ा लगाते हैं। पिछली बार हरियाणा चुनाव में भी आँकड़ा लगा था कि कांग्रेस वन साइड जीत रही है और चुनाव परिणाम बदल गए। साइलेंट वोटर ने चुनाव परिणाम बदल दिया। तो ये तो अपने-अपने अनुमान हैं कैंडिडेट को लेके। हमारा अनुमान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, पर जो हम ज़मीनी स्तर पे देखते हैं, वो अपना अनुमान साझा करते हैं। हाँ, इस चुनाव के अतिरिक्त हम जो अगर आप मेरा व्यक्तिगत कुछ ऐसा मैसेज चाहते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पश्चिम विरार की जनता को और इवन महाराष्ट्र की जनता को, देश की जनता को, मैं ये अपनी तरफ से संदेश देना चाहता हूँ कि देखो, चुनाव आते-जाते रहते हैं। चुनाव में आपको पूरा अधिकार है, आप अपना मत किसे दे रहे हो और आपको पूरा अधिकार है कि आप अपने पसंदीदा उम्मीदवार के प्रति निष्ठावान होके, समर्पित भाव से उसके प्रति प्रचार-प्रसार करें। लेकिन इसमें आप किसी दूसरे का बुराई, किसी का आपराधिक प्रवृत्ति पे जाके गलत ढंग से विरोध ना कीजिए। हम सभी समाज में रहते हैं और समाज हमारे परिवार का एक प्रकार से अंग है। हम हमें इसे समाज को एक परिवार समझ के लेके चलना चाहिए। जो भी हमारे भाई हैं, अलग-अलग पार्टी से हैं, हमारे अपने ही हैं। वो परिवर्तन लाना चाहते हैं, सब विकास के मुद्दे पे लड़ते हैं, हमको दे दो, हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे। सबको अधिकार है, लेकिन इसमें झगड़ा विवाद नहीं करना चाहिए। कई बार हो जाता है कि रैली में झगड़ा हो गया, फलाने ने किसी को झगड़ा कर दिया, 2 पार्टियों में, 2 गुटों में झड़प, ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि इन सब के बीच में जो हमारा पुलिस प्रशासन है, अभी हमारे त्योहार गए, गणेश चतुर्थी का त्योहार गया, फिर नवरात्रि का गया, दीपावली गया। इन सब के बीच में हमारा पुलिस प्रशासन बहुत पीसा जाता है। अरे पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं, 2-2 3-3 दिन तक घर नहीं जाते। सिर्फ़ इसलिए कि कोई झड़प ना हो, कोई अनहोनी ना हो, शांति बनी रहे, कायम शांति व्यवस्था लागू रहे, तो उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है। अगर हम खुद समझदार हो जाएँ, अगर हम ऐसा करें कि नहीं भई हमको शांति से रहना है, पुलिस निश्चिंत हो जाएगी। उन्हें पता है कि हमारे समाज का वोटर, मतदाता अब जागरूक हो चुका है, तो वो खुद ऐसी कोई गलती नहीं करेगा, तो उनको 24 घंटे नहीं और उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो मेरा एक संदेश है कि विशेष हमारे खासकर पुलिस विभाग का सहयोग कीजिए और उनके बताए मार्गदर्शन के हिसाब से आप उनके नियमों के आधार पे आप चुनाव प्रचार-प्रसार कीजिए। आपस में झगड़ा-विवाद ना कीजिए। चुनाव है, आज एक पार्टी जीतेगी, अगली बार दूसरी पार्टी जीतेगी या आपके काम तय करेंगे कि आपका क्या भविष्य होगा। तो अमन की खबरें न्यूज़ चैनल से मैं यही निवेदन करता हूँ कि जो भी मतदाता हैं, वो अपने मत का पूरा उपयोग करें और
शांति ढंग से चुनाव पूर्ण होने में अपना पूरा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया मन की खबरें को। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि फिर बहुत जल्द आने वाला हूं मैं इस चुनाव को मुद्दाओं को लेकर के आपके बीच में। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखते रहें अमन की खबरें न्यूज। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें